आलू का पराठा, फ्रेंच फ्राइज, मैश पोटैटोज, कलिया, पोटैटो थुक्कू, आलू भूंडा, समोसा, ब्रेड रोल, चोखा लिट्टी, दम आलू। ये हैं भारत के पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक बनने वाले कुछ खास व्यंजन। इनकी समानता है आलू। जी हां, भारतीय खाने से अगर आलू निकाल लें तो बहुत सारे व्यंजन फीके लगने लगेंगे। कुल मिलाकर कहें तो हम आलू के दीवाने हैं। लेकिन ये जानकर आपको आश्चर्य जरूर होगा कि अपना आलू भारतीय मूल का नहीं है। दरअसल आज से 400 साल पहले तक तो ये भारतीय रसोई का हिस्सा भी नहीं था। आलू की खोज स्पेन के लोगों ने 1537 ईस्वी में दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत पर बसे एक गांव में की थी। यूरोप में ये 1580 में आया। भारत में आलू को लाने का श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। वो इस क्रांतिकारी सब्जी को 17वीं शताब्दी में भारत में लेकर आए। इसे उत्तर भारत में प्रचलित किया अंग्रेजों ने। आज हालात ये हैं कि भारत आलू उत्पादन के मामले में चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। 2018-19 में देश के 2.18 मिलियन हेक्टेयर जमीन से 52.59 मिलियन टन आलू का उत्पादन किया गया। यानी आज का किसान प्रति हेक्टेयर जमीन से करीब 24 टन से ज्यादा आलू उगा रहा है। लेकिन आज से 50 साल पहले हालात ये नहीं थे। किसान हद से हद 1 हेक्टेयर से 5 से 7 टन आलू ही उगा पा रहा था। आलू की खेती में इस क्रांतिकारी बदलाव लाने का काम किया शिमला में स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ने। आलू ऐसा एक फसल है जो कि भरपूर आपको खाद्य सुरक्षा का ये कर सकते हैं। तो इसलिए उसी टाइम में एक स्कीम लिया गया था कि आलू के ऊपर में रिसर्च के लिए एक इंस्टीट्यूट संस्था बनाया जाए। तो इसका काम शुरू हुआ था 1946 में कमेटी बनाया गया था। फिर 49 में एक कमेटी रिपोर्ट दिया है कि एक संस्थान बनाया जाए। जस्ट स्वाधीनता जो आप इंडिपेंडेंस के 2 साल के बाद ही अगस्त में 1949 में इस संस्थान का स्थापना किया गया था। ये संस्थान स्थापना जब हुआ है उसके लिए ज़मीन चाहिए था। ज़मीन बिहार गवर्नमेंट ने दिया था, प्रदान किया था। इसलिए पटना में हमारा ओरिजिनल जो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है पटना में हुआ था। पटना में उसी जगह में हमारा आज एक स्टेशन है। बट 1956 में फिर इस संस्थान को परमानेंटली शिमला में स्थानांतरित किया गया था। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान यानी CPRI ने अपने 6 दशकों से ज्यादा के सफर में आलू उत्पादन में क्रांति ला दी है। संस्थान ने इस दौरान आलू की 61 प्रजातियों का विकास किया है। देश में आलू के कुल उत्पादन का 95% संस्थान द्वारा विकसित की गई प्रजातियों से हो रहा है। आज संस्थान ने विभिन्न जरूरतों के लिए विभिन्न प्रकार की प्रजातियां विकसित की हैं। जैसे चिप्स के लिए कुफरी चिप्सोना 1, कुफरी चिप्सोना 3 और कुफरी चिप्सोना 4 और फ्राइज के लिए कुफरी फ्राइसोमा, कुफरी पुखराज, कुफरी ज्योति, कुफरी बहार, कुफरी ख्याति, कुफरी बादशाह और कुफरी चंद्रमुखी जैसी प्रजातियों से किसान आज बम्पर फसल ले रहे हैं। हर एक जगह में आपको मालूम हो जाएगा कि विंटर जो 3 महीना था, 3-3.5 महीना होता था, वो अभी सिमट के 2 महीना भी नहीं रहा। ये 1.5 मंथ में विंटर भाग जाता है। तो फिर उसमें हमको कम ड्यूरेशन वाला वैरायटी चाहिए। तो हमने हमारा अभी टारगेट जो है, जो सबसे कम वाला जो है 65 to 70 डेज़ में वैरायटी बनाने का हमने टारगेट रखा है इवैल्यूएशन के लिए। 70 डेज़ में हम कोशिश कर रहे हैं 30 टन का प्रोडक्शन आए। CPRI की प्रमुख सफलताओं में से एक है उन्नत प्रजातियों का विकास। इसके लिए ये संस्थान लगातार काम कर रहा है।
किसी भी उन्नत प्रजाति के विकास के लिए जरूरी है ज्यादा से ज्यादा उन्नत गुणों का संग्रह होना। विज्ञान की भाषा में बोलें तो जीन एक्सेशंस का होना जो किसी भी खास गुण के लिए जिम्मेदार होते हैं। CPRI में इस वक्त करीब 4500 जीन एक्सेशंस हैं। ये जीन एक्सेशंस जंगली, देसी और विदेशी आलू की प्रजातियों से लिए गए हैं। इन जीन एक्सेशंस का उपयोग प्रजनन के लिए किया जाता है। प्रजनन के जरिए आलू की नई किस्में या फिर वर्तमान किस्मों को और उन्नत बनाया जाता है। विभाग के इन प्रयासों के कारण ही किसान आज कम नाइट्रोजन और कम पानी वाली जमीन में भी आलू की अच्छी फसल उगा पा रहे हैं। इसी के चलते कई आलू की रोग प्रतिरोधक प्रजातियां भी विकसित की गई हैं। इसके अलावा संस्थान का ये विभाग बायोटेक्नोलॉजी और जीनोम एडिटिंग की दिशा में भी कार्य कर रहा है। Genome editing, mainly we are just editing some target mutation. It's a kind of mutation. हम पहले एक म्यूटेशन क्रिएट करते थे गामा रेज, एक्स रेज लाइक के, तो ये काइंड ऑफ म्यूटेशन है, हम वेरिएशन उसमें क्रिएट करते हैं। सपोज कोई लाइन्स है जिसमें कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम हमें नहीं चाहिए, जिसे लेट प्लेट रेसिस्टेंट उसमें नहीं है, ये ससेप्टेबल लाइन्स है, लेकिन उसके ट्यूबर बहुत अच्छे बनते हैं जिसे LR वेराइटी है, तो हमें लेट प्लेट रेसिस्टेंस उसमें देना है। तो हम क्या करेंगे, उस सीक्वेंस को लेकर के उसको एडिट करते हैं, मतलब चेंज करते हैं, म्यूटेशन करते हैं। म्यूटेशन करने के बाद उसमें चेंज आ जाता है, तो फिर वो ससेप्टेबल की जगह रेसिस्टेंट हो जाता है, और उस लाइन्स को हम ब्रीडिंग में फिर आगे यूज कर पाते हैं और जो वेराइटी भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो वो वैरायटी में क्या वो कंसिस्टेंट रहता है वो मेंटेन? हाँ, वो आगे उसके ओवर द जनरेशन वो कंसिस्टेंट रहेगा और वो उसका प्रभाव रहेगा। पौधों से लटक रहे इन हरे हरे गोल से फलों को देखिए। अगर हम ये कहें कि ये आलू का फल है तो आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आलू जिसे आप आमतौर पर जानते हैं वो फल नहीं बल्कि तना होता है। आलू का फल तो यही है, और जब ये पक जाता है तो इससे कुछ इस तरह के छोटे छोटे बीज निकलते हैं जिन्हें TPS यानी ट्रू पोटैटो सीड कहते हैं। हालांकि इन बीजों का इस्तेमाल आमतौर पर नहीं किया जाता, क्योंकि इससे पैदा होने वाले आलू की फसल एक जैसी नहीं होती, यानी एक फल से निकले बीजों से समान पैदावार वाली फसल नहीं हो पाती। इन बीजों पर संस्थान विशेष रूप से कार्य कर रहा है। अगर सफलता हाथ लगी तो आलू की खेती में ये एक क्रांतिकारी मोड़ होगा। जैसे सोच लीजिए कुफरी ज्योति बता रहा हूँ मैं, कुफरी चंद्रमुखी बता रहा हूँ, उसका हर एक बीज चंद्रमुखी का ही हो, ट्रू टाइप जो बोलते हैं, देन ये एक रिवोल्यूशन होगा। उसके लिए हम जो आजकल का जो मॉडर्न जो टेक्निक है, जो बायोटेक्नोलॉजी है, जीनोम एडिटिंग बोलते हैं, तो हमने 3 जीन को आइडेंटिफाई किया है जो कि जो मियोसिस बोलते हैं ना, जो सेल डिवीज़न होता है, उसको इंटरफेयर करके ऐसा कर देंगे कि क्रोमोसोम उसका मतलब रिसाइकलिंग नहीं होगा। तो 3 जीन को हम टारगेट कर रहे हैं एडिट करने के लिए। वो हो जाएगा तो उनका जो सीड बनेगा वो उसको एपोमिक्टिक सीड बोलते हैं, मतलब वो सेट जो मादर से बनता है मादर का माफी की होगा। कुफरी ज्योति का सीड बन रहा है मतलब उसका माफी की सीड बनेगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का एक प्रमुख कार्य रहा है किसानों को आलू के उत्तम बीज प्रदान करना। इसके लिए संस्थान का फसल सुधार विभाग और बीज तकनीक संभाग मिलकर काम करता है। फसल सुधार विभाग ऐसे जर्म प्लाज्म यानी पौधे विकसित करता है जो केवल अधिक अच्छी किस्म के ही नहीं होते, बल्कि उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है। जैसे फसल सुधार विभाग में तैयार किए गए पौधे विषाणु मुक्त होते हैं। बीज तकनीक संभाग में इन पौधों से टिश्यू कल्चर तकनीक के जरिए कई पौधे तैयार किए जाते हैं। आजकल संस्थान में उत्तम क्वालिटी के बीज तैयार करने के लिए पौधों का विकास एरोफोनिक तकनीक के जरिए किया जा रहा है। इस तकनीक में पौधों को पानी या मिट्टी में नहीं बल्कि एक विशेष वातावरण में विकसित किया जाता है। पोषक तत्व देने के लिए एक निश्चित समय अंतराल पर इनकी जड़ों पर स्प्रे किया जाता है। यहाँ आप छोटे छोटे आकार लेते आलूओं को देख सकते हैं। ये आलू जब बड़े हो जाते हैं तो ये बीज का काम करते हैं।
हम माइक्रो प्लांट अपना सूक्ष्म जो पौध है उसको ले जा कर के एक प्लेटफार्म हमारा है जिसमें 15 और 15 सेंटीमीटर के अंतराल पर पौध को हम रोपित करते हैं और उसमें ऐसी व्यवस्था होती है कि जो पोषक तत्व की सप्लाई उसको सूक्ष्म तौर पर मिस्ट जो है जिसे हम बोलते हैं कि फुहार के रूप में उसके जड़ों को मिलती है। सीपीआरआई की प्रयोगशाला में विकसित किए गए बीजों को अब संस्थान के फार्म्स में बोया जाता है। बुआई का मकसद होता है कि बिना क्वालिटी से समझौता किए हुए ज्यादा से ज्यादा बीजों का उत्पादन किया जाए। यहाँ आप जो आलू की खुदाई देख रहे हैं, दरअसल इन आलूओं का इस्तेमाल खाने के लिए नहीं बल्कि बीजों को बनाने के लिए किया जाएगा और ये बीज बनाने की प्रक्रिया का पहला चरण भर है। हम उदाहरण के लिए लेते हैं कि मैं पिछेता जूसा के लिए कोई वैरायटी बनाना चाहती हूँ तो सबसे पहले मुझे ऐसे दो माता पिता ढूंढने होंगे आलू के वैरायटीज़ के जो कि इसके लिए उपयुक्त हों। तो उसमें मुझे सबसे पहले इन पेरेंट्स को स्क्रीन करना होगा जिस क्वालिटी ट्रेट के लिए मैं इनको हाइब्रिडाइज़ करना चाहती हूँ या वैरायटी बनाना चाहती हूँ। स्क्रीनिंग करने के बाद उन पेरेंट्स को हम खेतों में या हमारा जो ग्लास हाउस फैसिलिटी है संकरण के लिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए, वहाँ हम लगाते हैं। तकरीबन हम 2 लाइनें जो हैं फीमेल पेरेंट्स के यानी कि जो माता पेरेंट हैं उनकी हम लगाते हैं, जिसमें हर लाइन में 10 आलू हम लगाते हैं, जिससे हम 10 पौधों की आशा करते हैं। साथ ही साथ उसी के साथ हम एज अ मेल पेरेंट के हम 1 लाइनें लगाते हैं और हम संकरण का काम शुरू करते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र मोदीपुरम, जालंधर, ग्वालियर, पटना, यहाँ पर प्रजनक बीज का उत्पादन किया जाता है और कुछ हमारे जो क्षेत्र हैं वहाँ पर गुणवत्ता युक्त बीज का, क्वालिटी सीड का हम प्रोडक्शन करते हैं। और मुख्य जो हमारा अधिदेश है अगर हम उसकी बात करें तो हम भारतवर्ष में बीज आलू का किसानों की दहलीज तक कैसे पहुँचे और किसानों की उत्पादकता कैसे बढ़े, इस संदर्भ को लेकर के हम कार्य करते हैं। स्वस्थ आलू के बीजों के विकास के लिए जरूरी है कि उनमें रोगों और कीड़ों से लड़ने की क्षमता हो। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान में इस तरह के बीजों के विकास के लिए एक खास शाखा है जिसे प्लांट प्रोटेक्शन का नाम दिया गया है। प्लांट प्रोटेक्शन यानी पौध संरक्षण संभाग में आलू के पौधों को जमीन और जमीन के बाहर लगने वाली हर तरह की बीमारी का अध्ययन किया जाता है और इन बीमारियों से रोकथाम के उपाय ढूंढे जाते हैं जिससे कि यहाँ से तैयार बीज इन बीमारियों से मुक्त हों। ये बीमारियां बैक्टीरिया, फफूंदी और विषाणु यानी वायरस से हो सकती हैं। इस गमले में निमेटोड्स का विकास किया जा रहा है। निमेटोड्स एक तरह की सूत्रकृमि होती है जो आलू की फसल को काफी नुकसान पहुंचाती है। यहाँ इस तरह की मिट्टी का इस्तेमाल कर आलूओं में इस तरह की कृमि से लड़ने की क्षमता विकसित की जा रही है। कुछ ऐसा ही प्रयोग इन सफेद मक्खियों द्वारा लाए गए इन सफेद कीटों को विकसित करके किया जा रहा है। ये कीट आलू और टमाटर जैसे पौधों की पत्तियों में लगकर इसमें एक विषाणु जनित रोग पैदा करते हैं। इस तरह के बीमार पौधों से निकाले गए आलू के बीज में ये विषाणु यानी वायरस पहले से ही होते हैं जिससे अगली पीढ़ी के पौधे में ये बीमारी अपने आप चली जाएगी और किसान को काफी नुकसान होगा। इसके अलावा संस्थान के पौध संरक्षण संभाग में 9 प्रकार के वायरस की जांच के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। ये वायरस आलू में विभिन्न प्रकार के रोगों का कारण बनते हैं।
संस्थान में इनमें से 3 वायरस की मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक और 6 की सीरोलॉजिकल तरीके से जांच की जाती है। किसी पौधे में इस तरह के वायरस है या नहीं, इस बात की जांच के लिए संस्थान ने एक किट का भी विकास किया है। शिमला का ये संस्थान देश का इकलौता संस्थान है जहां टिश्यू कल्चर से विकसित किए गए आलू के बीजों की जांच होती है, जिसके आधार पर भारत सरकार का बायोटेक्नोलॉजी विभाग उन्हें सर्टिफिकेट देता है। साथ ही संस्थान की ये शाखा निर्यात किए जाने वाले आलू के कंसाइनमेंट को फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट भी देती है। लेकिन पौध संरक्षण संस्थान की सबसे बड़ी उपलब्धि है झुलसा रोग से बचाने के लिए भविष्यवाणी का मॉडल विकसित करना। ये रोग एक निश्चित जलवायु परिस्थिति में होता है। संभाग मौसम विभाग से जानकारी लेकर भारत के किसी भी कोने में रहने वाले किसान को झुलसा रोग के आने की सूचना दे सकता है, जिससे समय रहते ही किसान रोग से बचाव के उचित कदम उठा सकता है। इसके अलावा संभाग ऐसे भी प्रयोग कर रहा है जिससे ऐसी प्रजाति को विकसित किया जा सके जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमताएं पहले से ही हों। अगर हम बात करें तो एक पिछेता झुलसा रोग जो पूरे संसार में सबसे भयंकर रोग है आलू का, तो वो हिंदुस्तान में भी भयंकर रोग है और अन्य स्थानों में, अन्य देशों में भी भयंकर रोग। उसके लिए भी हमने कुछ ऐसी किस्में जिसमें चाहे ट्रांसजेनिक अप्रोच हो या DSRNA की अप्रोच हो, उसके प्रतिबंधन के लिए भी हम इस दिशा में जो नए टूल्स हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसके तहत जो है कार्य कर रहे हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि जो किसान आलू का उत्पादन कर रहे हैं उन्हें हर तरह की सहायता दी जाए। इसमें उन्नत बीज तो शामिल हैं ही, साथ ही फसल की पूरी अवधि तक उसका स्वास्थ्य दुरुस्त रखने का भी इंतजाम किया जाता है। इस बात की जिम्मेदारी लेता है संस्थान का फसल उत्पादक संभाग। इस संभाग ने किसानों के लिए कई उपकरण और कृषि के तरीके विकसित किए हैं। ये संभाग किसानों को जानकारी देता है कि उन्हें किस समय और कितनी मात्रा में आलू की फसल में खाद डालनी चाहिए, साथ ही उसे किस मिट्टी में आलू की कौन सी किस्म बोनी चाहिए। लेकिन अब जो ये संभाग करने जा रहा है वो आलू की खेती में क्रांति ला देगा। ये संभाग एक ऐसा ऐप विकसित कर रहा है जिसकी सहायता से देश के किसी भी कोने में रहने वाले किसान को पता लग जाएगा कि उसे किस मौसम में किस प्रजाति के आलू को बोना चाहिए। हमने एक कंप्यूटर पे बेस्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स यानी जिसको बोलते हैं निर्णय सहायक प्रणाली, अगर आप हिंदी में बात करें, वो हमने डेवलप किए हैं। अभी कब वो जो किसान को बिना किसी एक्सपर्ट के पास जाए उसे काफ़ी जानकारी मिल जाती है। उसमें हम खाद के लिए कितनी खाद डालें, कब डालें, कौन सी खाद डालें, इसके अलावा खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, कौन सी वैरायटी लगाएं, उस वैरायटी की अलग अलग जगह पे उत्पादन क्षमता कितनी होगी। तो ये सारे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हमने डेवलप किए हैं। संस्थान की सफलता का सबसे बड़ा कारण है आम किसान तक उसकी पहुंच। इसके लिए यहाँ बाकायदा एक सामाजिक विज्ञान संभाग है जो किसानों से लगातार मिलता रहता है। ये विभाग उन्हें उन्नत बीजों से लेकर भंडारण तक की जानकारी देता है। कुल मिलाकर कहें तो ये संभाग विज्ञान और अनुसंधान को सीधे खेतों से जोड़ने का काम करता है। हमारा जो किसान है वो चाहे पूरे देश के किसी भी राज्य के किसान हो, और हमने किसान अडॉप्ट किए हुए हैं, जैसे कि 100 किसान 50 किसान अलग अलग राज्यों में। तो हम लोग उनके जाते हैं, फिर हमारी जो तकनीकी है उनको हम लोग लेके जाते हैं और किसान के हम लोग उनसे कुछ खेत डेमो के रूप में, जैसे कि 200 मीटर है या 500 मीटर है, स्क्वायर मीटर है, वो खेत हमसे इसको लेते हैं। उस पर हम अपनी वैरायटी, जो हमारी वैरायटी निकाली है या हमारी कोई भी तकनीकी हो, उसको हम लोग उनके खेत में लगाते हैं। और प्लस फिर जो उनकी अपनी वैरायटी है, लोकल वैरायटी जो किसान उगा रहे हैं बहुत सालों से, उसको लगाते हैं। और जो हमारा पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस है, जो हमारा रिकमेंडेशंस है, वो उसको भी साथ में हम उसको टेस्ट करते हैं। डाइनिंग टेबल पर रखे इन जार्स को गौर से देखिए। इनमें जितनी भी चीजें हैं वो आलू से बनी हैं। इनमें आलू के चिप्स तो हैं ही, साथ ही हैं आलू से बनी कुकीज, अचार और आलू की जलेबी। जिस प्लेट में ये चीजें सजाकर रखी गई हैं वो प्लेट भी आलू से बनी है। हालांकि ये एडिबल नहीं है लेकिन बायोडिग्रेडेबल जरूर है।
आप सोच रहे होंगे कि शिमला के इस विश्व स्तरीय संस्थान में इन जार्स की क्या भूमिका है। इसके लिए आपको याद करना होगा वो मंजर जो अक्सर दिखाई देता है। बम्पर फसल के बाद किसानों द्वारा आलू की फसल को खेत में दबाना या सड़कों पर छोड़ देना। आलू की इस बर्बादी को एक मुनाफे में फूड प्रोसेसिंग के जरिए तब्दील किया जा सकता है। सीपीआई का पोस्ट हार्वेस्टिंग डिपार्टमेंट यही काम करता है। ये संस्थान की सफलता का ही नतीजा है कि आज भारत में उगाए जाने वाला 8% आलू प्रोसेसिंग के काम आ रहा है। सीपीआरआई ने फूड प्रोसेसिंग की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आलू की कई किस्में जैसे कुफरी चिप्सोना और कुफरी फ्रायोम को विकसित किया है, जो कम वाटर कंटेंट के चलते चिप्स और फ्रेंच फ्राइज के लिए माकूल हैं। इसके अलावा इस लैब में पता लगाया जाता है कि आलू के अंदर पानी और दूसरे तत्वों की मात्रा कितनी है। इस लैब के नतीजों से ही उन्नत और पोषक आलू की किस्मों के विकास को सुनिश्चित किया जाता है। कोई भी ऐसा कंपाउंड किसी कमोडिटी में प्रेजेंट है जो थोड़ा लो कॉन्सेंट्रेशन में, जो हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी यूज़ करनी पड़ती है। तो अभी प्रेजेंटली जो सीपीआरआई में काम हो रहा है, इस पे हम इस पे एंटी न्यूट्रिएंट जो फैक्टर है ग्लाइकोएल्केलॉइड्स, जो कि काफ़ी कंसर्न है उसके कार्सिनोजेनिक इफेक्ट के कारण, वो इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू एस्टिमेट करते हैं। देन CIPC इज ए केमिकल जो स्प्राउटिंग को इनहिबिट करने के लिए यूज़ करता है, तो उसके रेजिड्यू कहीं ज़्यादा तो नहीं है, उसके लिए भी यहाँ पे सैंपल चेक किया जाता है। और इसके अलावा हम जो और रिसर्च कर रहे हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू इसके एस्टैब्लिश करने के लिए पोटैटो की, तो उसमें हम उसके एंटी डायबिटिक कंपाउंड्स कर रहे हैं एस्टिमेट। देन उसके हम एंटी हाइपरटेंसिव कंपाउंड्स आलू में प्रेजेंट हैं, ये दोनों टाइप के कंपाउंड्स, तो उनकी एनालिसिस जो है हम इससे HPLC से करते हैं। पिछले कुछ सालों से भ्रांतियां फैली हुई हैं कि आलू मोटापे और डायबिटीज का कारण होता है, लेकिन इस संस्थान के वैज्ञानिक इस बात को नहीं मानते। उनका कहना है कि आलू में कई पोषक तत्वों के साथ अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जो हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति देते हैं। पब्लिक ये सोचती है कि आलू खाने से मोटापा बढ़ता है या आलू के खाने से डायबिटीज़ भी होती है, तो ये भी जो है जो गलत धारणाएं हैं, इसको भी हम दूर करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। इसमें से एक जो इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे मोटापे की बात करें तो आलू में अगर आप देखें तो उसका जो फैट कंटेंट है वो 0.1% है, और कोई भी सामान्य नागरिक समझ सकता है कि इतने कम फैट से कोई मोटापा नहीं होता है। खाली फ़र्क ये है कि हम ज़्यादातर जो आलू को खाने के हमारे जो तरीके हैं वो तल के खाने के तरीके हैं। तो जब हम आलू को तलते हैं तो उसमें बहुत सारा फ़ैट एब्जॉर्ब हो जाता है और उस कारण से आलू मोटापे का कारण बन सकता है। लेकिन एज़ इट इज़ अगर आप देखें तो आलू में कोई फ़ैट नहीं होता है, और अगर आप उबला हुआ या भुना हुआ आलू खाते हैं तो उसमें कोई भी फ़ैट नहीं है। सीपीआरआई के इस संभाग की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है आलू का भंडारण। पारंपरिक तौर पर जो भंडारण होता था, उसके तहत आलू को कोल्ड स्टोरेज में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखा जाता था। इससे आलू तो बच जाता था, लेकिन थोड़े समय बाद इसमें शुगर कंटेंट यानी चीनी की मात्रा बढ़ जाती थी, जिससे इसका स्वाद मीठा हो जाता था और इसकी क्वालिटी खराब हो जाती थी। संस्थान ने इस बर्बादी को रोकने के लिए एक खास तरीका अपनाया, जिससे आलू लंबे समय तक बना रहता है और इसका स्वाद भी नहीं बिगड़ता। कि जब कोल्ड स्टोर में आलू डालते थे तो वो बड़ी जल्दी उसमें शुगर्स डेवलप हो जाती थी, और जैसे ही हम उसके कोई भी प्रोडक्ट बना के फ्राई करते थे तो वो काला पड़ जाता था। तो ये एक टेक्नोलॉजी बनाई गई जिसमें आलू को 10 से 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखा जाता है, और इस टेम्परेचर पे जो स्टार्च से शुगर बनती थी उसको लगभग रोक दिया जाता है, और उस कारण से ये है कि आपको जो है 6 महीने 7 महीने तक ऐसा आलू मिलता है जिससे आप उसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, चिप्स फ्रेंच फ्राइज़ जैसे प्रोडक्ट बना सकते हैं, और साथ के साथ लोगों को जो कंज्यूमर्स हैं उनको कम मीठा आलू उपलब्ध होने लगा। संस्थान में आलू को लेकर अनुसंधान जारी है। हाल ही संस्थान के कुछ युवा वैज्ञानिकों ने आलू से शुगर सिरप और इथेनॉल बनाया है। उनका कहना है कि आगे चलकर ये उत्पाद नेचुरल स्वीटनर और ईंधन के रूप में भी प्रयोग किए जा सकते हैं। आलू है हमारे पास रॉ आलू, जिसका हमने उसमें से स्टार्च आइसोलेट किया,
एक मेथोडोलॉजी है जिसमें हम वाटर के साथ उसको क्रश करके उससे हम स्टार्च आइसोलेट करते हैं। ये सॉलिड फॉर्म में स्टार्च पाउडर बनती है। इसके बाद उसका हम एंजाइमेटिक कन्वर्जन करके इस स्टार्च को हम इस ग्लूकोज सिरप में कन्वर्ट करते हैं। तो इससे हमारा ये ग्लूकोज सिरप बनता है। और ये ग्लूकोज सिरप काफ़ी इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट्स है, फॉर एग्जांपल जूस इंडस्ट्री या बिस्किट इंडस्ट्री, वो एज अ स्वीटनर इस ग्लूकोज सिरप को यूज़ करते हैं। पोटैटो को हम एज सच जो फूड के लिए यूज़ कर रहे हैं उसको हम इथेनॉल नहीं बना रहे हैं। हम जो वेस्ट पोटैटो है या जो इंडस्ट्री में यूज कर लिया जाए उसको वेस्ट टू वेल्थ की रेट कर रहे हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो पोटैटो इकोनॉमिकल है। आलू की अच्छी फसल के लिए वैसे तो ठंडी परिस्थितियां जरूरी हैं, लेकिन भारत में ये फसल उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों से लेकर मध्य प्रदेश और दक्षिण के पठार और उत्तर पूर्व के पर्वतीय इलाकों में बोई जा रही है। यानी आलू उगाने वाले देश के हर कोने में हैं। किसानों की इस जरूरत को पूरा कर रही है केंद्रीय आलू अनुसंधान की 7 शाखाएं, जो मोदीपुरम, जालंधर, पटना, ग्वालियर, कुफरी, ऊटी और शिलोंग में हैं। इन शाखाओं में खासतौर से आलू के बीजों के विस्तार के दूसरे और तीसरे चरण का काम किया जाता है। जो प्रजाति बनाने के लिए ना, कोई नया प्रजाति बनाने के लिए आपको देखिए फ्लावरिंग चाहिए, फ्लावर होना चाहिए। फ्लावर में आप क्रॉसिंग करते हैं, 2 पेरेंट जो सिलेक्ट आप करते हैं उसमें से 2 पेरेंट को क्रॉस करके उनका बीज बनता है। बीज से फिर हम जो सबसे अच्छा है उनको सिलेक्ट करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। अभी देखा गया जो आलू का जो फ्लावर होता है, जो फूल बनता है, वो शिमला में और कुफरी में इतना बढ़िया फूल हो जाता है कि कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई भी आप आलू का प्रजाति लगा दीजिए, उसमें फूल आ जाता है। जबकि हमारा जो मैदानी क्षेत्र है ना, वहाँ पे हर एक प्रजाति में फूल नहीं आता। शिमला स्थित CPRI में वैज्ञानिक आलू के अनुसंधान में जो काम कर रहे हैं उसका शायद ही कोई मुकाबला है। सरकार अनुसंधान को सहायता देने का हर संभव प्रयास कर रही है, चाहे वो एरोपोनिक हो, जीन संग्रहित करने के लिए लैब्स, या वायरस का अध्ययन करने के लिए विशेष सुविधा। वैज्ञानिकों को हर प्रकार से प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस संस्थान की एक और खास बात है यहाँ की लाइब्रेरी, जो आलू को समर्पित दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। इसमें 35,000 से ज्यादा किताबें हैं। आपको शायद जानकर यकीन नहीं होगा, पर ये सारी किताबें आलू के बारे में हैं। अगर दुनिया में आलू की लोकप्रियता पर नजर डालें तो समझ में आता है कि इस स्वादिष्ट चीज को और बेहतर बनाने और इसका उत्पादन बढ़ाने की जरूरत आज भी है। CPRI का ये प्रयास है कि आलू की बेहतरीन किस्में किसानों को मुहैया कराएं, उन्हें इस फसल से जुड़ी सारी जानकारी दें। साथ ही वो जनता को ये भी बताने का भरपूर प्रयास कर रहा है कि आलू नुकसानदेह नहीं है, इससे मोटापा या डायबिटीज नहीं होता। ये पोषण से भरपूर आहार है जो रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। बस जरूरत है तो इसके सही इस्तेमाल की। यानी फ्राइड की जगह अगर आप रोस्टेड या उबले आलू से बनी चीजें खाते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं। आखिर ये सब्जियों का राजा है और राजा तो सबका ख्याल रखता है।